हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने आर्मी जीडी का मॉडल पेपर स्टार्ट किया था उसका ये आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले आपको दो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। दोनों लेक्चर्स में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे एज़ यूजुअल, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जिसमें जीके और साइंस दोनों रहेगा। तो इस तरह टोटल ये होंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह आज हम स्टार्ट करेंगे इसका तीसरा पार्ट। जैसे दो पार्ट हमने कर लिया है, ये आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, प्लग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि सभी का भला हो आपके साथ साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको नोट करने में बहुत आसानी होगी। पहले आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पीडीएफ नोट करने में आसानी हो, नहीं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा आज का, निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मैनी स्कॉलर्स वर डिकोरेटेड एज नवरत्न? कहने का मतलब ये है कि किस विद्वान के नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, किस शासक के दरबार में। मतलब ऐसा कौन सा शासक, आपने नवरत्न के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न जैसी चीज़ें चलती थी? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, वो नवरत्न कौन है मैं भी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये इसके दरबार में क्या था, नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन से हैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से दो आपको तो याद ही रखना है। ठीक है, पहला आपको याद रखना है कि कालिदास भी थे नवरत्नों में से। ठीक है, और एक आपको याद रखना है वराह मिहिर के बारे में। ठीक है, वराह मिहिर के बारे में दो लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक आपको और याद रख लेना है धन्वंतरि के बारे में। ठीक है, धन्वंतरि ये भी नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तीन लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। अब बात आ रही है चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। इसने सिंहासन पर कब बैठना प्रारंभ किया था? तो 375 ईस्वी में बैठना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने कब से कब तक शासन किया था? तो 375 से लेकर के 415 यानी 40 वर्षों तक इसने शासन किया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चीनी यात्री फाहयान आया था, ठीक है, चीनी यात्री जो फाहयान आया था वो इसी के शासनकाल में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, जिसने कब से कब तक की यात्रा की थी? तो 399 से लेकर के 414 तक की यात्रा की थी। कब आया था ये? 399 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इसके शासनकाल को, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसके शासनकाल को गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी इसके शासनकाल को कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुना नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यमुना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, या तो फिर गोदावरी की? देखिए, जो यमुना नदी है वो सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी जो है वो भारत की लगभग मेरे हिसाब से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, गंगा नदी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो गंगा नदी स्टार्ट होती है गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। और ये कहाँ जाकर के ख़त्म होती है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, गंगोत्री से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है।
गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। पहला तो क्वेश्चन में ही है यमुना रिवर, ठीक है। एक आपको याद रखना है चंबल रिवर के बारे में, जो कि गंगा नदी की सहायक है। एक आपको याद रखना है बेतवा के बारे में, ठीक है। सोन रिवर है, ये भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। भागीरथी रिवर है, ये भी इसकी सहायक नदी है। कभी कभी आपसे पूछता है गंगा की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सी हैं या कौन सी नहीं है, ठीक है। अलकनंदा के बारे में आपको याद रखना है, और याद रखना है आपको कोसी के बारे में, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, ठीक है। ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ठीक है। किसकी? गंगा नदी की, ठीक है ना। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ये सारी, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा डैश द्वारा खोजा गया था, मतलब जो हड़प्पा शहर था वो किसके द्वारा खोजा गया था? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, ए ओ ह्यूम, या तो फिर ए वी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी, ठीक है। तो हड़प्पा शहर खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो है हड़प्पा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक, मतलब कितने वर्षों तक चली थी? ये लगभग चली थी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। रावी नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहनजोदड़ो, अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये मुझे याद आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर डी बनर्जी में, ठीक है। आर डी बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है उन्होंने। कब की थी? 1922 में की थी, ठीक है। और हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले, जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1872-73 में की थी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, एलेक्जेंडर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कलिंघम, ठीक है। ये पॉइंट आपको और याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? मतलब 2023 मार्च तक का पूछ रहा है, अभी करंट का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कुछ कोई और अगर चेंज होंगे ना तो आपको उनका नहीं लिखना है, जहाँ जिस डेट तक का आपसे पूछेगा सिर्फ वही लिखना है। तो इस हिसाब से हैं भूपेंद्र पटेल, अगर मैं 2023 मार्च के बारे में बात करता हूँ तो, ठीक है। अभी तो खैर अभी इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है ये गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या होती है? तो गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। क्या होती है? गुजरात की कैपिटल, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अब माणिक शाह का नाम आ रहा है, तो ये कहाँ के सीएम हैं? ये हैं त्रिपुरा के सीएम। कहाँ के? त्रिपुरा के, ठीक है। यहाँ पे भूपेश बघेल भी लिखा है, तो ये 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय तो चेंज हो गया है, लेकिन तब तक थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह, ठीक है। कौन है? सुखविंदर सिंह, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबको पता होगा भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने 2000 जहाँ तक मुझे याद है 20 का ओलंपिक था, जो कि 2021 में हुआ था। तो 2020 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। किस खेल के लिए? भाला फेंक के लिए। कितने मीटर का? तो 87.56 मीटर का भाला फेंका था इन्होंने, ठीक है।
जिस दिन उन्होंने फेंका था भाला उस दिन थी तारीख 7 अगस्त, ठीक है। और तभी से 7 अगस्त को मनाया जाने लगा है जेवलिन डे। क्या मनाया जाने लगा है? जेवलिन डे, यानी भाला फेंक दिवस, ठीक है, इन्हीं के सम्मान में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इकलौते थे जो 2022 के ओलंपिक में जीते थे, इस वजह से इनके सम्मान में मनाया जाने लगा है, ठीक है। और साथ के साथ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना में ये एक पद पर भी हैं, ठीक है। किस पद पर हैं? तो ये हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक पर हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। तो वो कौन सा था, हमें ये नाम बताना है उसका, ठीक है। जगह वगैरह सब हमें बता रहा है, उसका हमें नाम बताना है। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था गरुड़ अभ्यास, ठीक है। जो गरुड़ अभ्यास है वो वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। शायद मैंने आपको इसके पहले भी इसके बारे में बताया था, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था ये। कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि एक होती है पिच ब्लैक, ठीक है। पिच ब्लैक जो है वो किस देश के साथ होती है? तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको याद रखना है, और संप्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। संप्रीति जो है वो किसके साथ होती है? तो ये होती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और आपको एक याद रखना है, संप्रीति हो गई, और एक है शक्ति, ठीक है। शक्ति जो अभ्यास होती है वो भी फ्रांस के साथ ही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपको याद रख लेना है फ्रांस के साथ कि वरुण, ठीक है, वरुण भी फ्रांस के साथ ही जो अभ्यास होता है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुडेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या तो फिर उड़ीसा। शायद मैंने आपको बताया है पहले, सूर्य मंदिर नाम आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में जो मंदिर है ना वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किसका सूर्य मंदिर है? कोणार्क का। यहाँ जो सूर्य मंदिर है ये मोढेरा का है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। क्लियर हो गया? मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, मतलब किसके शासनकाल में, किस वंश ने? तो ये बनवाया था चालुक्य डायनेस्टी ने। किस डायनेस्टी ने? चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। क्लियर है? इतने आपको पॉइंट इसमें याद रखना है। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछे कि कब बनवाया गया था, तो इसकी ईस्वी है 1026 से 27 के बीच में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में और है सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर, ठीक है। और है कोणार्क टेम्पल, ठीक है, यानी कोणार्क मंदिर। एक है लिंगराज टेम्पल, ठीक है। लिंगराज टेम्पल भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? विच स्टेट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो एरिया के हिसाब से तो राजस्थान है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबको पता होगा कि हमारे योगी जी की जो राज्य है, ठीक है, उनका यानी कि यूपी, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से यूपी है। अगर आपसे ये पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है एरिया के हिसाब से, तो वो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से मैंने बता दिया, सबसे पहले नंबर पे है
उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, तो ये किससे संबंधित है? 34th नेटिव इन्फेंट्री, सेकेंड लॉरेंस लॉन्सर, 10th नेटिव इन्फेंट्री, या तो फिर 34 तोपे, मतलब 34th तोप्स। ठीक है, यानी कि आर्टिलरी। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह था, ये किसके बेस पे था? ये था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के बेस पे। कब शुरू हुआ था ये विद्रोह? तो ये विद्रोह शुरू हुआ था मार्च में। ठीक है, डेट आपसे नहीं पूछेगा, मार्च में शुरू हुआ था 1857 में। जगह का नाम, तो जगह का नाम है बैरकपुर छावनी, वहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें जो मुख्य थे वो मंगल पांडे थे, तो मंगल पांडे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मंगल पांडे से रिलेटेड एक उद्यान है, तो वो कहाँ है? वो भी बैरकपुर में ही है। ठीक है, ये जो था ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल ना करने के लिए। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिस वजह से इन्हें ये विद्रोह लड़ना पड़ा था। ठीक है, कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है। अगला क्वेश्चन, पिंग पोंग डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, या तो ताइक्वांडो। तो पिंग पोंग जो है ये देखिए टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, टेबल टेनिस को ही हम पिंग पोंग भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टेबल टेनिस की बात आ रही है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, टेबल टेनिस के बारे में, इसको कभी कभी पिंग पोंग एसोसिएशन भी कहते हैं। टेबल टेनिस एसोसिएशन ना कह करके क्या कहते हैं? पिंग पोंग एसोसिएशन। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है एक्स्ट्रा में। ठीक है, और आपको याद रखना है कि एक इंटरनेशनल जो हमारी टेबल टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दी गई है? मतलब कि जो वोटिंग की एज थी पहले, वो कितनी थी? 21 ईयर्स थी। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले 21 ईयर्स थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? अब 18 साल कर दी गई है। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है ये बताना है। तो ये 61st, ठीक है, 61st अमेंडमेंट के द्वारा की गई है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा। इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसमें जो वोटिंग होगी दोनों में, अब एज कितनी कर दी गई है? 18 साल कर दी गई है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि 62nd अमेंडमेंट क्या है, तो 62nd अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो ST SC कास्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनकी किसके बारे में? रिजर्वेशन, जो उन्हें आरक्षण मिलता है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी क्या है? आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और इसकी जो मुद्रा है वो बाट है, यानी कि बी। ठीक है, इसको बी से रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश, यानी कि
कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन है? वही सेम चीज, ऑप्शंस नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या तो योगी आदित्यनाथ। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। वर्तमान में तो अमित शाह ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी हैं। राजनाथ सिंह क्या हैं? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ठीक है। क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। और योगी आदित्यनाथ ये यूपी के सीएम है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले क्वेश्चन। और रक्षा मंत्री मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें आपको याद है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत में कब आया था? वास्को डिगामा ने अमेरिका की किसकी खोज की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना है कि पुर्तगाली, अब तो खैर इसमें आंसर ही दिया हुआ है कि पुर्तगाल की खोज की थी। आपको ये बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो ये कब भारत आया था इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये भारत आया था 1498 में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वास्को डिगामा जो था, ठीक है, ये कब आया था? 1498 में। ये पहला यूरोपियन था जो कि इंडिया में आया था, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन था जो कि इंडिया में आया था। क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनीज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जिसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पहला तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। अगर आपसे पूछेगा कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये हुई थी 1664 में, ठीक है। इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन एक सेकेंड, हाँ, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान, व्योममित्र, विक्रम या तो फिर ऑर्बिटर। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सबको पता होगा, काफ़ी हाईलाइट था, ये रोवर नाम था, ठीक है। तो रोवर का क्या नाम था? आप सबको पता होगा, प्रज्ञान नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रज्ञान था। चंद्रयान जो 2 था, ये किसने विकसित किया था? तो ये हमारे भारत की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष केंद्र इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया था, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इमली में प्राकृतिक रूप से मौजूद अम्ल कौन सा होता है? मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमें ये बताना है बस। तो ऑक्जेलिक, स्कारबिक, टार्टरिक या तो टैनिक। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो है वो किस पे पाया जाता है? इमली में। एक होता है स्कॉर्बिक एसिड, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इन सब के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो आपको रिमेंबर करके बताना है कि किस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और किस में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन का राइट आंसर, ये तो आपने 10th की साइंस में भी पढ़ा होगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मतलब उसमें से डीऑक्सी निकाल देंगे तो आरएनए का हो जाएगा फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है?
प्रोटोजुआ वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर कवक। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, वायरस की वजह से। ठीक है, तो पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस। वायरस क्या होते हैं? ये संक्रामक यानी एक दूसरे को प्रसार यानी एक दूसरे के प्रसार से फैलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 था, कोविड-19 भी एक क्या था? वायरस ही था, छूने से या तो फिर संपर्क में आने से फैल रहा था ना, वैसे ही सेम चीज़ होता है। पोलियो की वैक्सीन, कभी कभी आपसे पूछता है कि पोलियो की वैक्सीन किसने बनवाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोलियो की वैक्सीन बनवाई थी जोनास साल्क ने। कब बनवाई थी? 1955 में इसकी सबसे पहली बार यूज़ हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार 1955 में यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु के नाभिक के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए या तो फिर न्यूट्रॉन के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए उत्तरदायी था? जो अल्फा कण प्रकीर्णन था वो न्यूक्लियस के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, नाभिक किसे कहते हैं? देखिए, परमाणु में क्या होता है? एक धन आवेशित केंद्र होता है, मतलब एक प्लस पॉइंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, बाकी आपको उसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत आपको ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसके लाल भूरे रंग में अभिलक्षित किया जाता है? प्यूसिका, यकृत, अग्नाशय या तो फिर बाल्य ग्रंथि? पिट्यूटरी, लीवर, पैनक्रियास या तो फिर थाइमस ग्लैंड? देखिए, शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो विशेषता है वो ये रेड और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कौन से कलर का? रेड और ब्राउन कलर का। ये ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है, और ये कहाँ होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है डायाफ्राम के राइट साइड में। ठीक है, डायाफ्राम की राइट साइड में होती है। ठीक है, अग्नाशय की अगर मैं बात करूं तो अग्नाशय के बारे में आपको याद रखना है, ये इसका कलर, तो ये भी एक रेड और ब्राउन ही ग्लैंड होती है। ठीक है, रेड ब्राउन ग्लैंड ये भी होती है। क्लियर है? थाइमस के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? थाइमस, थाइमस का मतलब बाल्य ग्रंथि, तो ये होता है अस्थिमज्जा व लिम्फोइड का अंग। ठीक है, किसका अंग? सॉरी, लिम्फोइड का अंग होता है। अस्थिमज्जा व लिम्फोइड का अंग होता है ये। और पिट्यूटरी यानी कि पीयूषिका ग्रंथि क्या होती है? पीयूषिका ग्रंथि होती है जो हमारा ये इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क के आधार से है। ठीक है, मस्तिष्क के आधार से। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइपोफिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोफिसिस भी कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक, मेथनाइक या तो फिर दूधाम्ल या तो एसिटिक एसिड? कई बार मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं एसिड से रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है मेथनोइक एसिड का? तो HCOOH होता है। ठीक है, इसे हम मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं फॉर्मिक नहीं लिखा था ना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, तो ये क्लियर है। मधुमक्खी के डंक में भी वही होता है। ठीक है, चाहे चींटी का हो या मधुमक्खी का हो, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो उसमें डाउट में नहीं आना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? ठीक है,
हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, कितने कलर होते हैं, सबको पता होगा। रेनबो से रिलेटेड 7 कलर। कौन कौन से कलर होते हैं? रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, और ब्लू, इंडिगो, और लास्ट होता है वॉयलेट। ठीक है, इसको हम विवग्योर भी पढ़ते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरह के 7 कलर होते हैं टोटल। कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर स्वार्टन, मैथियस स्लेडन, रॉबर्ट हुक, या तो फिर रुडोल्फ विर्चो। तो कोशिका की खोज की थी, सबको पता होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, ठीक है, जीवित कोशिका, कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन जीवित कोशिका की थी लिवेन हुक ने। ठीक है, लियोवेन हुक ने। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, मतलब लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, न्यूरॉन। और वैसे तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर शुतुरमुर्ग का अंडा भी होता है, वो भी उसका ही हिस्सा होगा। ठीक है, वो भी उसी का हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती हैं। द ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आइज, एडर्नल, पिट्यूटरी। कौन सी ग्रंथियां करती हैं, हमें ये बताना है। अश्रु यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड, यहीं पे आंसर सही हो जाएगा इसका। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे अश्रु लिखा हुआ है, अश्रु का मतलब आंसू होता है। ठीक है, थायराइड क्या होती है? थायराइड जो हमारा गर्दन है उसके नीचे होती है। ठीक है, कभी कभी जिसको थायराइड हो जाती है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, वही थायराइड होती है। पीयूष ग्रंथि, ये तो हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, कहाँ पर? हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, किसके पास होती है? ये हाइपोथैलेमस के पास होती है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, एक या दो, दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोहे में जंग किस वजह से लगती है? तो इसमें ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति की वजह से इसमें जंग लगती है। ठीक है, जंग लगने से जो उसका वेट यानी भार होता है वो बढ़ जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है? 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन, या तो फिर 160 दिन। सही जवाब होगा इसका 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो कार्य का मतलब समय काल होता है वो 120 दिन का होता है। ये जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल रेड सेल होती है। ठीक है, ये जो होती है ये 40% ब्लड का हमारे निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है जैसे भी मुझे याद आता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी आयु 120 दिन मैंने आपको बता दिया। इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा रक्त में पाया जाता है, जिसे हम रक्त का वही कहते हैं, मतलब एक संकेतक, तो इसी में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन इम्बुरे, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टली। हाँ, तो इन्होंने की थी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E=mc²। ठीक है, ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था, इन्हीं के नाम पे बेल जो होती है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बात कर लूँ, संकेत इसका होता है O। ठीक है,
परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। और इसकी खोजकर्ता 3 लोग थे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ प्रिस्टली का नाम है। एक आपको और याद रख लेना है लेवोइसियर के बारे में, और एक आपको याद रख लेना है विल्हेम सेहल के बारे में, ठीक है। शायद यही नाम है, एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर के की थी, ठीक है। और बाकी इन्होंने टेलीफोन का ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, त्वरण की इकाई क्या है? मतलब जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तो इसका जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर होती है वेलोसिटी की। किसकी होती है? वेलोसिटी की होती है, यानी कि वेग की, ठीक है। वेग की होती है न्यूटन इंटू मीटर। दूरी की क्या होती है? दूरी की चाल हम कहते हैं, उसको मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट का अगर आपसे पूछे कि करंट का क्या होता है, तो करंट का होता है यानी धारा का, जो विद्युत धारा होती है उसका होता है एम्पियर, ठीक है। एक होता है हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है ओम, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। समय का तो आप सबको पता होगा, टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम, ठीक है। इसका होता है सेकेंड, मात्रक जो होता है उसका सेकेंड होता है। लंबाई को हम मीटर से, सबको पता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? मतलब कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। हवा, वर्षा, घास या तो फिर खनिज। खनिज का मतलब मिनरल। तो जैविक घटक में क्या आ रहा है? घास आ रहा है, वर्षा तो नहीं है, हवा भी नहीं है, ये तो दोनों प्राकृतिक है। खनिज भी नीचे से आता है जमीन के, तो फिर बचा क्या? घास बचा, यानी ग्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके आपको थोड़ा समझना है, आपको आंसर खुद भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या तो फिर पॉल एलिच ने? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लुइस पास्चर ने क्या किया था? तो इसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। रेबीज के टीके का आविष्कार लुइस पास्चर ने किया था। पॉल एलिच ने, इसने किया था मैजिक बुलेट का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसने मैजिक बुलेट से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैथ्स का सेक्शन, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30-44 किससे विभाज्य है, मतलब किससे डिवाइड हो जाएगा? तो साफ है, लास्ट में 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम ऐसे गेस कर सकते हैं। बाकी आपने विभाजिता के नियम तो पढ़े होंगे, ठीक है। अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 से विभाजित हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 है, तो a गुणे b बराबर क्या होगा? a माइनस बी बराबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85 है, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इसमें ढाल देंगे, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस बी की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की वैल्यू 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 85 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं ना, जिसकी वैल्यू 85 है, तो यहाँ पे हम 85 लिख देते हैं डायरेक्ट।
अब ये -2ab ऐसे ही उतर आया, ठीक है। तो 2ab बराबर कितना हो गया, 85 माइनस 1 यानी कि 2ab बराबर 84, ठीक है, 84। अब ab बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो 84/2 मतलब कितना, 42 यानी कि 42। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमको अगले क्वेश्चन में एवरेज बताना है, ठीक है। 86, 88, 90, 72, 76 और 74 का कैसे निकालेंगे एवरेज। देखिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। देखिए जो एवरेज होता है वो सबका टोटल करके और जितने नंबर हैं उनको बटे में डिवाइड कर देते हैं। सबका टोटल मतलब 86 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 74 और कितने नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा लगभग इधर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 486 और नंबर है टोटल 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया इसका एवरेज, इसका एवरेज आ गया 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसको डिवाइड करने पे 81 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 288 है, एक संख्या का और एक संख्या 32 भी है, तो हमें दूसरी संख्या को बताना है कि दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 4 है, दोनों 4 हैं, ठीक है। मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू 4 एंड 288, मतलब 4 और 288, और एक नंबर है जो कि कितना है 32 है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला ये होता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। कहने का मतलब जो गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब अगर हम मान लें कि जो दूसरी संख्या दे रहा है वो x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 288, ठीक है। 32 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड वाली को हमने x मान लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1100, हाँ 4 दूनी 8, ये है 5 और 32 16, 1152, और ये 32 आ जाएगा यहाँ पे इसके बटे में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, कितनी बार जाएगा ये 3 बार, उसके बाद बचेगा ये 36, हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 15, 10 और 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हों तो इसकी ऊंचाई यानी हाइट कितनी होगी। घनाभ का मतलब हो रहा है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड, ठीक है, क्यूबिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्यूबिड का, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये किसके बराबर है, ये 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। बाकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो दी है, लंबाई लेंथ, विड्थ यानी चौड़ाई, और एच यानी ऊंचाई यानी हाइट, तो हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके बराबर में हम 1300 को लिख देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2LB का मतलब 15 इंटू 10, ठीक है, प्लस BH का मतलब 10 गुणे एच हमें दिया नहीं है ना, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, एच नहीं दिया है, ठीक है। तो एच यहाँ पे हम वैसे ही उतार देंगे, प्लस एच इंटू 15 इज इक्वल टू 1300, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 अंदर आ जाएगा, 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10H और ये हो जाएगा 15H बराबर 1300, ठीक है। अब इसके बाद 150 और ये 10H और 15H मिलकर के कितने हो गए 25H, ठीक है।
तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25H, और ये जो 2 है ना, इसको हम भेज देते हैं इधर। तो जब ये इसका बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, 1300/2 मतलब 650, 650, ठीक है। तो H बराबर कितना आ जाएगा, 25H बराबर 650 आ रहा है, ठीक है। और ये जो 150 है ये भी तो है ना, तो इसको माइनस में हम इधर कर देंगे, ठीक है, ये वाला 150। जब इसको हम 25H बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो H बराबर आ जाएगा 500/25, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली संख्या की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, ठीक है। तो संख्याओं का क्रम कैसे होगा? जैसे इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, सेम वैसा ही है। अगर आप कर सकते हैं तो बताइए, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हिंट आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर आपसे कहे, मान लेते हैं पहली संख्या ए हो गई, ठीक है, तीसरी संख्या कैसी है, तिगुनी है, दूसरी जो है, जो दूसरी है वो पहली की तिगुनी है, मतलब कि 3a हो गया यहाँ पर, ठीक है। तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, यहाँ पर आ जाएगा 5a, ठीक है। अब हम, चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। तो a + 3a + 5a, और क्या कह रहा है कि 27, तीन संख्याओं का औसत। औसत का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कितनी संख्याएं रहती हैं जिनका जब हम औसत निकालते हैं, जैसे 3 संख्या का औसत निकालना है तो हम उसको बटे में 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हम बटे में 3 कर देते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, 27 के। अब ये 3 इधर जाएगा ना, तो ये भाग में मतलब गुणे में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी बटे में है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 5, यानी कि 9a = 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81, ठीक है। a = 81/9, यानी कि a = आ गया 9। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा निकालेंगे तो 3a है, मतलब 9 3 27, पहला तो ये आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। और हम 5a निकालेंगे तो 5a में भी 9 का गुणा करेंगे तो 45, 45 इसमें भी है, ठीक है। और एक आ जाएगा टोटल 9, यानी कि 9, ठीक है। इस तरह से अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो 9 27 और 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अब हम रीजनिंग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोड को WTFI लिखा जाता है तो बीट का क्या होगा कोड, ठीक है। देखिए, रोड को क्या कहा जा रहा है, रोड को कहा जा रहा है WATI, ठीक है, WTFI, सॉरी WTFI कहा जा रहा है। मतलब कि R के बाद आ रहा है W, O के बाद T, A के बाद आ रहा है F और D के बाद I। तो इसमें कितना डिफरेंस है, R के बाद W आने में, R के बाद क्या आता है, MNOPQR STUVW, यानी कि 5 का अंतर है। O के बाद PQRST, यानी इसमें भी 5 का डिफरेंस है। तो मतलब बीट के भी हर वर्ड के बाद 5 का डिफरेंस होगा। तो B से 5 जब हम अधिक जाएंगे तो कितना आएगा, G आएगा, ठीक है। E से 5 अधिक जाएंगे तो कितना आएगा, G आएगा। A से 5 अधिक जाएंगे तो F, और T से 5 अधिक जाएंगे तो Y आएगा, ठीक है। GJFY, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशन को एंटोनियो लिखा गया है तो हंगरी को कैसे लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। देखिए, मैं लिख करके ही आपको बता देता हूँ इसको, NATION। अब इसको क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है एंटोनी, ठीक है, एंटोनी। कैसे लिख गया, देखिए, ये देखिए ऐसे क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रॉस हो रहा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेम वही वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो सेम उसी तरह हम बीट को भी लिख देंगे, BEAT। यहाँ पे हम लिख देंगे बी, यहाँ पे हम ई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ए लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टी, तो EBAT आ जाएगा हमारा, ठीक है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे शायद एक मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये देखिए इसमें क्या है कि ये सेम क्वेश्चन हो गया है, ये डिफरेंस आ गया थोड़ा, ठीक है। हमें देखना है नेसन और एंटोनी का, तो उस तरह से हमें हंगरी का देखना है। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया है, ये इंग्लिश में गलत टाइप हो गया है शायद इस वजह से। तो हंगरी का जब हम ऐसे ही देखेंगे, देखिए सॉरी, ठीक है। तो हंगरी का देखिए, इसमें रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देते हैं इसे ऐसे। नेशन का तो देख लिया हमने, अब हम हंगरी का देख लेते हैं, ठीक है। हंगरी का जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो H यहाँ, U यहाँ, N यहाँ, G यहाँ, A यहाँ, ठीक है, और R यहाँ पे, तो UHNGR है कहीं पर, UHNGR देखते हैं, शायद नेक्स्ट UNHG। ये मतलब कहने का हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, UHNGYR, ठीक है। UHNG, ये वाई भी तो है, ठीक है, वाई भी तो रहेगा, तो YR आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है। पेपर को 16, 11, 65, 18 कहा गया है, तो ब्रिंजल को क्या कहा जाएगा। देखिए पेपर में जो पी वर्ड आता है वो 16वें पे आता है, ई आता है पहले नंबर पे, पी आता है फिर से 16 पे, ई आता है 5वें नंबर पे, और आर आता है 18वें नंबर पे। उसी तरह बी आता है सेकेंड पे, ठीक है। आर हमारा कितने नंबर पे आता है, शायद आता है 18 नंबर पे। आई हमारा आता है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। तो ये आता है 9 पे, तो 2, 18, 9 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें और इसमें, ठीक है। और हम वर्ड देख लेते हैं। एन हमारा आता है कितने नंबर पे, एन आता है मैक्स टू मैक्स शायद 14 नंबर पे, ठीक है। कहीं और 14 है, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई बात नहीं। जे देख लेते हैं, जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। और लास्ट हमारा बचा एल, तो एल आता है 12 नंबर पे, जबकि यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहा है निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक नंबर है। प्रतीक का मतलब सिंबल, मतलब कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनके ठीक जस्ट बाद और जस्ट पहले कोई नंबर है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। पहला तो 1 और 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद जस्ट 9 आ रहा है, ये है, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद जस्ट 1 आ रहा है, ये भी एक नंबर ही है। और 3 के बाद 9 आ रहा है, ये भी एक नंबर है। जबकि यहाँ 6 के बाद S आ गया, ठीक है। और कहीं भी आप देखेंगे तो नंबर नहीं आ रहा, लेकिन 4 बार नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि KHI को 28 और FSH को 33, तो TBT को क्या कहेंगे हम। वही सेम चीज़ है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से K का नंबर कितना आएगा 11, H का नंबर कितना आता है 8, I का नंबर कितना आता है 9। तो इसको हम जब जोड़ते हैं ना तो 28 आता है, ठीक है। सेम उसी तरह से जब हम TBT को निकालेंगे तो T का कितना आता है 20, B का 20 और T का फिर से 20, यानी कि 42। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।